This call is now being recorded. योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, कैवल्य धाम की ये पुस्तक है और इसी का नाम देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा, और जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है इसी को स्टेप वाइज पढ़ करके इसी से नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। तो नोट्स से आपको दिक्कत नहीं होगी, पुस्तक में और डिटेल दिया हुआ है और नोट्स में हमने उसमें से क्रीम चीजें निकाल करके छांट करके रख लिया हुआ है, हम उसी से पढ़ाई करेंगे। शुरुआत करते हैं। ये आपका है पेपर 2 यूनिट 9 और पुस्तक का नाम है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। डायरेक्ट शुरू ये करते हैं कि इसमें कहा गया है योग के बारे में कि योग का जो अभ्यास है उसकी अध्यापन की क्या विधियां हैं, उसको कैसे पढ़ाया जाता है। अब तक हम लोगों ने जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा होगा, या आप लोगों ने एमए में या आप पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग एमए कर रहे हैं, आपने हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता या तमाम शास्त्र आप पढ़ रहे हो योग के, खास करके आपने एक चीज सबने गौर करा है कि किसी भी पुस्तक में पूरी अध्यापन विधि नहीं दी हुई है। कोई एक अभ्यास है, उस अभ्यास के बारे में पूरा डिटेल नहीं दिया गया है कि अभ्यास को कैसे करना है। जैसे सपोज कीजिए मूल बंद है, तो मूल बंद को कैसे करना, मूल बंद की थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है, लेकिन पूरा डिटेल नहीं दिया गया है कि पहले दिन कितनी देर करना है, पहले दिन कैसे करना है। तो ये जो अभ्यास की विधि होगी शुरू लेकर के अंतिम तक, वो विधि की चर्चा किसी पुस्तक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह योग के ग्रंथों में, हठ योग के ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु जो है वो बताएंगे, गुरु ही ईश्वर हैं और गुरु के द्वारा ही आपको ये ज्ञान मिलेगा। तो गुरु सिखाएंगे। तो पहले जमाने में होता था गुरु शिष्य परंपरा होती थी, आश्रम में रह करके पढ़ाई होती थी और गुरु को पता होता था अगर 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं, तो किनकी कितनी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से उसको उतना ज्ञान देते हैं। अभी भी जो पुरातन विधि हमारी रही है गुरु शिष्य परंपरा की, उसका रिटर्न में कहीं पर कोई योग के बारे में अभ्यास नहीं लिखा हुआ है। गुरु इस तरह से पढ़ाते थे, किसी शास्त्र में नहीं है। इसीलिए अब जब योग का इतना प्रचार प्रसार हुआ, पूरी दुनिया में योग करने लगे लोग, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब योग दिवस भी घोषित कर दिया 2015 में, तो इस पर जोर दिया जाने लगा कि आखिर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे कैसे, इसको सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए, स्टूडेंट और छात्र के बीच का रिलेशन के बारे में, एक दूसरे से कैसे सीखेंगे। तो इसको सिर्फ योग केंद्रित करके अध्यापन विधियों को पूरा बताया गया है। तो उसी से संबंधित ये पुस्तक है और हम लोग इसी को पढ़ेंगे। और एक चीज पूरी पुस्तक में पढ़ते हुए इसमें ध्यान रखेंगे, हम योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब हम योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम बाकी से इसकी तुलना तो करेंगे, लेकिन बाकी से हम इसको मिसमैच नहीं करेंगे। हम इसमें एक दूसरी चीजों को का संगठन नहीं करेंगे, हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे कि नहीं इसमें तो ऐसा हमने वहां ऐसा पढ़ा था, नहीं, इस पुस्तक के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें कहा गया है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति जो पहले होती थी और आधुनिक शिक्षा पद्धति जो आज है, दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्रों की संख्या सीमित हुआ करती थी। जैसे एक आश्रम में अगर छात्र हैं तो आश्रम में छात्रों की संख्या सीमित होती थी, लेकिन आजकल आधुनिक शिक्षा पद्धति में छात्रों की संख्या सीमित नहीं होती। कुछ कुछ जगहों पर सीमित भी होती है, जैसे कि आईआईटी है, आईआईएम है, तो उनमें तो छात्रों की संख्या सीमित होती है, पहले से इतनी ही सीटें हैं निकाली जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर दृष्टि से देखें तो छात्रों की संख्या सीमित अब नहीं रह गई हुई है। बहुत सारे छात्र, हो सकता है ऑनलाइन में किसी किसी में हजार हजार स्टूडेंट्स भी जुड़ जाते हैं, तो छात्रों की सीमित संख्या अब नहीं रही है, असीमित संख्या हो गई हुई है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में समय का कोई बंधन नहीं था। जब तक छात्र पूरे अच्छी तरीके से पढ़ नहीं लेते थे, समझ नहीं जाते थे, तब तक वो गुरुकुल से वापस नहीं आते थे और गुरुजी उन पे पूरा समय देते थे। लेकिन अब समय का बंधन अनिवार्य हो गया हुआ है कि 1 साल में हमें ये करना है, 6 महीने में हमें एक एग्जाम होना है, और अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई हुई है, तो सबका एक टाइम लिमिट बांध दिया गया है। 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है,
फिर ग्रेजुएशन है, तो एक समय का बंधन अब अनिवार्य कर दिया गया है। उस समय के बंधन में हम आधुनिक शिक्षा पद्धति में जुड़े हुए हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति में क्या था, ऐसा कहते हैं, कई जगहों पर लिखा हुआ है कि छात्र जो है वर्ग विशेष के ही होते थे, खास वर्ण के ही होते थे। कई गुरु जो है वो छोटी जाति के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य के बारे में है। कहते हैं उन्होंने एकलव्य को शिक्षा इसलिए नहीं दी थी कि एकलव्य जो है नीची जाति से थे। हालांकि कई जगहों पर है कि नीची जाति के लोगों को भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ऐसा प्रचलित एक है आम जन में कि छात्र जो है विशेष वर्ण से या विशेष वर्ग से ही संबंधित होते थे। लेकिन आजकल आधुनिक शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ण से हो, सबको पढ़ने का अधिकार है, ऐसा संविधान हमारा कहता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में वैचारिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था कि एक स्टूडेंट्स के अंदर उसके आचरण कैसे होने चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस पर, यानी कि अगर इससे जोड़कर, आज से जोड़कर देखें, यम नियम जो हम लोग पातंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं, तो यम नियम पर बहुत ध्यान दिया जाता था प्राचीन शिक्षा पद्धति में। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है। आज की शिक्षा पद्धति में किसको कितना मार्क्स आया, इस पे डिपेंड करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे वो अंदर से उसके संस्कार कितने भी खराब हो, मार्क्स अच्छे आए तो वो स्टूडेंट अच्छा माना जाता है। उसी तरह प्राचीन शिक्षा पद्धति में था कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, एक व्यक्ति हर क्षेत्र में हर तरीके से वो पूर्ण हो, इस पर गुरु ध्यान देते थे। लेकिन आजकल ये है, सफल वही है जिसने पढ़ाई के बाद अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। यानी कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसमें ना आलोचना ना हम इसकी बुराई या अच्छाई पर ध्यान देंगे, हम बस इसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, मोटा मोटा। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसमें है योग एवं योगाभ्यास, कि आज जो है सारा विश्व कर रहा है योग, शारीरिक और मानसिक समस्या सब से ग्रसित है, और उसके लिए सबको लगा कि नहीं, योग ऐसी चीज है जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी इससे शांत होगा। क्योंकि योग की जो करने का तरीका है उससे दोनों चीजें संतुलित होती हैं। लेकिन आजकल योग को भी अपभ्रंश कर दिया गया है, योग कराने का तरीका भी चेंज हुआ है, जिससे कि उतना फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन जो पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से योग कराते हैं, उनसे अगर आप योग करते हैं, या आप सब योग के छात्र हैं, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से योग को अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी कराते हैं, तो उसका शरीर और मन दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब योग के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। कहते हैं योग क्या है, अभी भी लोगों को अच्छे से नहीं पता है। कुछ भ्रामक धारणाओं के बारे में थोड़ा बहुत उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को और भी पता होंगी इसके अलावे, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं किन किन चीजों का जिक्र किया गया है। कहते हैं एक अभी भी योग सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं योग कर रहे हो, अरे बुजुर्ग हो गए क्या, अभी भी अभी जिम जाओ। ये भी एक धारणा बनी हुई है कि योग जो है सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, या योग जो है सिर्फ आध्यात्मिक टाइप के लोगों के लिए है। ये अभी भी है समाज में। अगर आप योगा टीचर हैं, आप घर घर जाते हैं योग कराने, या आपके पास 10 लोग आते हैं योग करने, तो आप इस चीज को महसूस करते होंगे, लोगों के अंदर अभी भी ये धारणा बनी हुई है, योग सबके लिए नहीं है। दूसरी जो भ्रामक धारणाएं हैं कि योग चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं वाह वो बहुत बड़े योगी हैं, वो मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हाथ से सोना निकल जाता है, या कोई रत्न निकाल लेते हैं, या योग से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, या योग से एक शरीर से दो शरीर बना लेंगे। तो अभी भी लोगों के दिमाग में वो चमत्कार ही योग का नाम आते, वो चमत्कार घूमता है ज्यादातर लोगों के। अभी भी लोग सोचते हैं कि योग करने से कोई अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। ये अभी भी भ्रामक धारणाएं हैं। योग रहस्यों से भरा हुआ जादू टोना जैसा कुछ है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा आयंगर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, जब उन्होंने योग शुरू करा था तो समाज में उनका बड़ा बहिष्कार हुआ था। लोग सोचते थे ये कोई जादू टोना करता है, ये क्या करता रहता है, अकेले में योग करता है। तो वो चीजें, अभी भी इस चीज को मानने वाले लोग बहुत सारे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये भ्रम जो है कम होता जा रहा है, लेकिन अब नए नए भ्रम और अलग से पैदा हो रहे हैं। योग ऐसी चिकित्सा पद्धति जो सारे रोग को ठीक कर सकते हैं। जो नए नए योग कर रहे हैं लोग, वो ये सोचकर योग करते हैं कि योग सिर्फ जो है एक बस ऐसी थेरेपी है जिसको करने से हमारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज है,
50 साल से योग नहीं करा, 50 साल बाद आज डायबिटीज हो गया, अब सोचते हैं हम योग शुरू करेंगे और आज के आज हमारा ठीक हो जाए। योगा टीचर का पूरा दिमाग खा जाते हैं कि सर ऐसा कुछ करा दो हमें कि हम सब कुछ खाते पीते रहे और योग हमारा, डायबिटीज हमारा ठीक हो जाए, बीपी हमारा ठीक हो जाए। योग को लोग इस तरह से देखते हैं। हाँ, ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर 2 दिन के बाद अंदर पार्टी करेंगे, उसके बाद कहेंगे सर मेरा आज तो जो है डायबिटीज बढ़ा हुआ था, क्या करें, कौन सा आसन करा दें, कोई पॉइंट बता दो। तो लोगों में ऐसी धारणा है कि इससे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, हमने योगा टीचर को पैसे दे दिए, जो थोड़ा बहुत बताएगा हम अच्छे से करे ना करे कर लेंगे और ठीक हो जाएगा। तो ये भ्रामक धारणा है। योग एक व्यायाम पद्धति है, योग व्यायाम पद्धति नहीं है। इसको भी लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक्सरसाइज है, बहुत सारे लोग योग को एक्सरसाइज मान करके ही करते हैं, कभी मोटापा हो गया योग कर ले मोटापा खत्म हो जाएगा, ऐसी धारणा बनी हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं योग शब्द आया कैसे है, कहाँ से आया हुआ है, योग शब्द बना कैसे है, बस छूते हुए हम निकल रहे हैं। इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस भी लेंगे और बाद में धीरे धीरे, और ये हर रोज की क्लास में ज्यादा ये इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। पाणिनि ने योग के बारे में कहा है कि योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई थी। एग्जाम में आपके कई बार आ जाता है। हाँ बिल्कुल राधिका जी सही कह रही है। योग के बारे में कई बार आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आज आप लोग सब 3 से 4 बार मन ही मन रिपोर्ट रिपीट कर जाए, युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें पाणिनि शब्द आपको याद ना भी रहे चलेगा, लेकिन युज धातु से ही योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद रखना चाहिए। युज धातु के 3 अर्थ बताए गए हैं, यानी कि योग के 3 अर्थ निकलकर सामने आते हैं और तीनों को मिला करके तब योग का अर्थ हम सही मायने में देख पाते हैं। पहला जो युज धातु से तात्पर्य है युजिर योगे, तो जिसका अर्थ है जोड़ना। योगे मतलब, योग मतलब जोड़ना, किसी चीज को कहते हैं योग कर दो। हम लोग अभी भी अगर प्लस को हिंदी में कहते हैं मतलब योग करना, जोड़ना, कि दो चीजों को मिला देना या दो से अधिक चीजों को मिला मिला देना, जोड़ देना, एक अर्थ तो ये है। तो यहाँ पर हम लोग अगर और विस्तार में जाते हैं, कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी अपने आत्मा, अंदर के आत्मा को हम पहचानते हैं। आत्मा शुद्ध होती जाती है तो आत्मा को पता चलता है हम तो परमात्मा के अंश हैं, हम तो इसके अंश नहीं है। तो वो भी अगर और ऊपर आध्यात्मिक सेंस में जाए तो वहां पर जुड़ना हो जाता है, आत्मा जो है परमात्मा में यानी उस परम तत्व में विलीन हो जाती है। युजिर योगे यानी जोड़ना, खुद से जुड़ना, दूसरे से जुड़ना यहाँ शब्द नहीं है, 2+2 4 यहाँ शब्द अर्थ नहीं है, खुद से जुड़ने के सेंस में है युज धातु का। दूसरा सेंस यहाँ है जो अर्थ है युज समाधो, यानी कि योग का अर्थ यहाँ समाधि के रूप में भी बताया गया कि योग शब्द का अर्थ है समाधि। तीसरा जो है युग संयमने, यहाँ जो योग से अर्थ लिया गया है वो संयम से लिया गया है, आपकी इंद्रियों पर आपका संयम होना चाहिए। 3 चीजें हो गई। कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि युज धातु से जो योग शब्द बना हुआ है उसमें क्या कौन कौन से अर्थ निकल कर सामने आते हैं। तो योग, एक ध्यान रखिए, योग समाधि और संयम, अगर 3 आपने याद कर लिया, योग समाधि और संयम, तो आप युज धातु का सही अर्थ उनको समझा पाओगे। यानी कि युज धातु के ये 3 अर्थ होते हैं, तो योग के ये तीनों अर्थों को मिला करके योग की एक परिभाषा आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पे बहस मत कीजिएगा कि इसमें 6 पार्ट में ही क्यों बांटा गया। ये इस पुस्तक के मुताबिक जो मैंने पहले ही क्लियर किया था, इस पुस्तक के मुताबिक, कौन से पुस्तक के मुताबिक, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक या योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक जो जितने यौगिक अभ्यास हमारे हैं उसको 6 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, 6 पार्ट में बांटा गया है। उसमें पहला दिया गया है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा बंध, चौथा क्रियाएं, पांचवा ध्यान और छठा में अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये 6 पार्ट में बांटा गया। 6 को भी हम देख लेते हैं कि किसका क्या अर्थ इसमें व्यवहारिक तौर पर बताया गया है। आसन हम लोग सब लोग जानते हैं, आसन जो हम शारीरिक क्रिया करते हैं जिसमें अलग अलग आसन हम लोगों ने अलग अलग शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। आसन का अर्थ ऐसे होता है शरीर की एक विशेष स्थिति, एक विशेष पोस्चर आपका बनता है
जिसको करने से, जिसका अभ्यास करने से क्या होता है, शरीर और मन दोनों आपका स्थिर होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर में खिंचाव आना शुरू होता है। जब शरीर में खिंचाव आना शुरू होता है तो उससे आपका ध्यान उस वक्त सिर्फ शरीर पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप आसन कर रहे हैं, तारासन कर रहे हैं और ध्यान आपका कहीं और है कि आप 1 घंटे बाद कहाँ जाओगे, कोई क्रिया उस पे नहीं। योग का अर्थ ही है कि अपने से जुड़ना। अगर आप तारासन कर रहे हैं तो तारासन के दौरान आपका पूरा ध्यान तारासन में जो जो अंग आपका सम्मिलित है, जिन जिन मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, वहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। वहीं पर आपके मन की स्थिति, जब ये स्थिति होती है तब जो पोस्चर बनती है, उस खिंचाव से शरीर में भी स्थिरता आती है और मन भी स्थिर होता है, शांत होता है। तब सही अर्थ में किसी को आसन कराने जाए तो बीच बीच में उनको टोकते रहे कि आप तारासन कर रहे हैं, ध्यान उन मांसपेशियों पर ले जाए जहां खिंचाव आ रहा है, अपने शरीर पर ही ध्यान रखें, मन कहीं और ना ले जाए। तो उनको लगेगा आप एक बहुत अच्छे योगा शिक्षक हो, योग शिक्षक हो, योग टीचर हो या योग ट्रेनर। इससे क्या होता है, आसन से मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव आता है तो उसमें सुधार होता है। यानी मांसपेशियों में अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें वो चीजें सुधार होने लगती है, एक विशेष आवेश उत्पन्न होता है। अब कहा गया आसन में भी दो चीजों का बड़ा आधारभूत सिद्धांत माना गया है। हम लोगों ने पातंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा है, बीच बीच में उसका जरूर देंगे, लेकिन यहाँ योगाभ्यास की जो अध्यापन विधि पुस्तक है इसके मुताबिक है। तो महर्षि पातंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। तो स्थिरता और सुख ये दो आधारभूत सिद्धांत हैं। हम लोग जो आसन करते हैं उछल कूद वाले, वो आसन नहीं है। इस पुस्तक में इसका कई बार जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आसन का मतलब है स्थिरता। हम एक जगह जाकर रुक गए, यानी कि एक बार इधर जा रहे, एक बार इधर जा रहे, एक एक सेकंड में हम पोस्चर चेंज करते जा रहे हैं, उसका विरोध किया गया है। वो योग फिर नहीं हुआ, वो व्यायाम की श्रेणी में आ जाएगा। तो जो दो आधारभूत सिद्धांत हैं, पहला स्थिरता, दूसरा है सुख। जब धीरे धीरे हम स्थिरता हमारी आएगी तो सुख का भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, शरीर और मन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तभी पड़ेगा। अब कहा गया आसन के दौरान क्या सावधानी रखें, तो कहते हैं आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए। आप लोग सब लोग जब योगा कराते होंगे या करते होंगे तो आप के टीचर या आप खुद जब आप टीचर की भूमिका में होंगे तो आप बोलते हैं अपने स्टूडेंट से कि झटका ना आए, जर्क ना आए। तो यही कहा गया है कि झटके नहीं आने चाहिए और आसन ऐसा होना चाहिए जिससे थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभ्यास करके आपको थकान हो रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। या तो आपने श्वास का ध्यान नहीं रखा है, या आपने अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा किया हुआ है, या आप मूवमेंट के साथ कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि आसन के अभ्यास के बाद थकान नहीं होनी चाहिए। अब आसन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, अब क्या क्वेश्चन पूछेगा वो बताऊंगा, कि उससे पहले देख लेते हैं 3 श्रेणी कौन सी है। अभी भी जब किन्हीं को बोले कि जरा आप प्रार्थना करा दो, तो आप में से कहते हैं, सब लोग कहते हैं शुरुआती लाइन यही होती है, कमर गर्दन सीधी कर ले, किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। ये ध्यानात्मक आसन क्या है? यही आसन का एक वर्गीकरण है। तो उसी वर्गीकरण को 3 पार्ट में पूरे आसनों का वर्गीकरण इस पुस्तक में किया गया है। क्या किया गया है? पहला है ध्यान या धारणात्मक आसन। तो हम लोग जो कहते हैं किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, तो उसको इसमें धारणा शब्द भी जोड़ा गया है कि ध्यानात्मक या धारणात्मक आसन में बैठ जाए। तो ध्यानात्मक धारणात्मक आसन हम लोग सब जानते हैं, जिसमें शरीर जो है कमर गर्दन सीधी रहती है, हम शरीर को सीधा कर लेते हैं। यानी कि उसमें आप पद्मासन कह सकते हो, सुखासन कह सकते हो, वज्रासन भी कह सकते हो, और सिद्धासन भी कह सकते हो। तो ये जो इस तरह के आसन हैं जिसमें धारणा ध्यान किया जाता है, जिसमें हम शांति से बैठते हैं, वो एक श्रेणी तो ये बांटी गई है। दूसरी श्रेणी है संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसन में आता है जैसे तारासन है, या आप जो है वॉरियर पोज कर रहे हो, वीरासन कर रहे हो, बाकी वो सारे आसन। इसके अलावे
ध्यानात्मक आसन, धारणात्मक आसन के अलावे जितने आसन हैं, शिथिलात्मक में एक दो छोड़ देंगे, ज्यादातर आसन संवर्धनात्मक ही होते हैं, जिसमें आपके शरीर की पुष्टि होती है। अगर वजन ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो बैलेंस हो जाएगा। दोनों ही, कम वाले का ज्यादा होता है, ज्यादा वाले का कम होता है, तो एक बैलेंस में स्थिति में आती है। संवर्धनात्मक का मतलब है आपकी पेशियों में स्वस्थ खिंचाव आता है, अगर उसमें फैट ज्यादा है तो फैट कम हो जाएगा। एक तान होता है, टोन उत्पन्न होता है, तो उसके क्या होता है, रीढ़ की हड्डियां लचीली होती हैं, मांसपेशियां आपकी लचीली भी होंगी, मजबूत भी होंगी। उसके साथ साथ एक और चीज इसमें जोड़ा गया है, मर्म बिंदुओं पर भी ये प्रभाव डालता है, मर्म बिंदु भी एक्टिव होता है। आयुर्वेद में मर्म की चर्चा है, तो शरीर में जगह जगह मर्म पॉइंट है। कहते हैं कि मर्म बिंदु ही इससे एक्टिव होता है। किससे होता है? संवर्धनात्मक आसन से। अगर एग्जाम में आ जाए, मर्म बिंदुओं पर असर पड़ता है संवर्धनात्मक आसन से ज्यादातर, हालांकि बाकी आसनों से भी पड़ता है, लेकिन संवर्धनात्मक से ज्यादा पड़ता है। तो इसमें कौन कौन से श्रेणी में आ जाएंगे? बैठ करके बहुत सारे आसन आप कर लेते हो, गोमुख आसन कर लिया, अर्धमत्स्येंद्र आसन कर लिया, वीरासन कर लिया, जितने आसन बैठ करके हैं अब संवर्धनात्मक में असंख्यों हैं, लेट करके हैं, खड़े होकर के हैं, इस तरह से संवर्धनात्मक में आसन आते हैं ज्यादातर। शिथिलात्मक आसन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दो मुख्य आसन हम लोग पढ़ते हैं, और भी हैं लेकिन दो मुख्य आसन करते हैं, एक पीठ के बल शवासन, पेट के बल मकर आसन कहते हैं। जब थकान ज्यादा हो जाए तो थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, शिथिल कर लो शरीर को, तो उससे क्या होता है, मन और शरीर दोनों को विश्रांति मिलती, दोनों को आराम मिल जाता है मकर आसन और शवासन। तो आसन की तीन श्रेणियां हो गई, ध्यानात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन, शिथिलात्मक आसन। ध्यानात्मक में धारणात्मक भी ऐड कर लेंगे, ध्यानात्मक याद करना आसान होगा। 2 से 3 बार सब लोग मन ही मन इसको रिपीट कर जाएंगे कि 3 तरह के हमारे आसन की कैटेगरी हो गई। अब दूसरा, जो ऊपर हम लोगों ने 6 प्रकार का, देखिए एक बार फिर से ऊपर आते हैं। पूरे इस पुस्तक में समस्त यौगिक अभ्यासों को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। हम लोगों ने आसन पढ़ लिया, अब हम प्राणायाम पर जाएंगे, फिर बंध, फिर क्रिया, फिर ध्यान, फिर अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है। अब हम लोग दूसरा आते हैं, प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कहा गया है। हालांकि बाद में डिटेल और बताया गया है, लेकिन यहाँ पर झलकी हम लोग देख लेते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में कहा गया, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। एएनएस, कई बार इंग्लिश में दे देगा, एएनएस दे देगा, हिंदी में देगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि प्राणायाम के अभ्यास से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? तो किस पर पड़ता है, एक बार खोल के बताइए माइक सब लोग। प्राणायाम से स्वायत्त तंत्रिका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हाँ, ऑटोनोमस नर्वस स्नायु, स्नायु यही है क्या सर? स्नायु तंत्रिका तंत्र यही, इसी को बोलते हैं ना? नहीं, स्नायु तंत्रिका तंत्र नहीं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो अलग। ठीक है, अभी हम लोग स्वायत्त पर रहे, स्वायत्त या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्राणायाम से ऐसा इस पुस्तक के मुताबिक कहा गया है, ये भी हम ध्यान रखें। ऑटोनोमस सिस्टम। उसके बाद कहा गया है प्राणायाम से और क्या होता है, श्वास को लंबे लंबी समय तक श्वास लंबा करते हैं, श्वास को सुखद समय तक रोकने का हम अभ्यास करते हैं, यानी कि प्राणायाम के द्वारा हमारी श्वास कितनी देर तक रुक सकती है इसका भी अभ्यास किया जाता है। परिणाम हमारे सामने सामने आता है प्राणायाम से कि श्वास लंबे समय तक रुक जाती है। अगर हम लोग इस पुस्तक से थोड़ा हटके जाए तो जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा हुआ प्राणायाम के बारे में, श्वास प्रश्वास विच्छेद, यानी कि श्वास लेना और छोड़ना विच्छेद हो जाता है। प्रशांत जी माइक थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो लंबा श्वास, सुखद श्वास की स्थिति हो जाती है। और प्राणायाम में क्या कहा गया है, इसमें सावधानी भी बताई गई है कि शुरुआत में ही श्वास रोकने का अभ्यास ना खुद करें ना दूसरों को करवाएं। शुरुआत में श्वास नहीं रोकना है, सिर्फ श्वास लेना और छोड़ने का अभ्यास करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 1/2 के रेशियो से श्वास लेना और छोड़ना, इस पर जोर दिया जाता है। 5 सेकंड में श्वास लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना है, यानी छोड़ने पर हमेशा ज्यादा समय देना। और खास करके इसमें रेशियो बताया गया है 1.2 के रेशियो से श्वास लेना और छोड़ना है।
इसमें कई विधियां होती हैं कि कई बार बाईं नासिका से श्वास लिया, फिर कई बार दाईं नासिका से श्वास लिया, कई बार मुख से भी श्वास लेते हैं। तो प्राणायाम के अंतर्गत अलग अलग विधि बताई गई है। कई बार उसका अलग अलग नाम है, सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, और भी अलग अलग प्राणायाम की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अष्टकुंभक भी पढ़ा हुआ है, भस्त्रिका, भ्रामरी, तमाम तरह के। अब इसमें जो 3 अवस्था आती है वो हम लोग जानते हैं, जो कि अलग हठ ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्राणायाम के 3 पार्ट बताए गए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ये सब लोग जानते हैं कि पूरक हुआ नियंत्रित तरीके से श्वास लेना। जनरली हम लोग ये कह देते हैं पूरक का मतलब श्वास लेना पूरक है, श्वास रोकना कुंभक है, श्वास छोड़ना रेचक है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, एमए पास हैं, तो हमें थोड़ा सा शब्द हमारा चयन, सेंटेंस का चयन हमारा सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। सटीक से तात्पर्य पूरक का अर्थ तब हो जाएगा नियंत्रित तरीके से श्वास लेना। ऐसे तो पूरक और रेचक जितने भी लोग जिंदा है सब कर रहा है, तो क्या सब प्राणायाम कर रहा है? नहीं, सब प्राणायाम नहीं कर रहा। जब नियंत्रित शब्द जुड़ जाता है तब वो पूरक, तब वो प्राणायाम की श्रेणी में है। तो प्राणायाम के 3 पार्ट, पूरक नियंत्रित तरीके से श्वास लेना, कुंभक नियंत्रित तरीके से श्वास को धारण करना, रोक के रखना, और रेचक नियंत्रित तरीके से श्वास को छोड़ना। ये नहीं कि श्वास लिया, रोका और भक्क से छोड़ दिया पूरा श्वास एक साथ, तो वो रेचक नहीं कहलाएगा। आपने रेचक तो कर दिया लेकिन वो प्राणायाम नियंत्रित नहीं हुआ। इसीलिए हमारा सटीक सेंटेंस नियंत्रित शब्द जोड़ करके करेंगे। और अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बार और, प्राणायाम से एएनएस को प्रभावित कर, उसे नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित किया जाता है। जब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है तो मानसिक कार्य अपने आप संतुलित होने लगता है। साथ ही कहा गया प्राणायाम से ध्यान के लिए शरीर जो है और मन दोनों तैयार होता है। जब प्राणायाम करते हैं तो मन शांत होता है, तो आप मेडिटेशन के लिए तैयार होते हो। तीसरा जो पार्ट है वो है मुद्रा और बंध में। ये शरीर की अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है। ये भी 2 शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां। और इसमें कहा गया है मुद्रा और बंध से मर्म अंगों तक, जो शरीर में मर्म स्थल हैं, वहां तक रक्त का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसमें कहा गया है बंध और मुद्रा से शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में यह योगदान देता है। हम लोग हठ शास्त्रों में भी ऐसा है कि मुद्रा और बंध से स्थिरता आती है। प्राणायाम के दौरान हम अलग अलग बंध और मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं प्रायः बंध कहलाती हैं, जैसे मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। 3 बंध का हम प्राणायाम में इस्तेमाल करते ही करते हैं, तो उसको मुद्राओं को यहाँ बंध कहा जाता है। कुछ आसनों को भी मुद्रा की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा, और शीर्षासन को भी विपरीत करनी मुद्रा की श्रेणी में रखा जाता है। अगर सिर्फ मुद्रा कहा गया है तो हम ये खुद से मान लेंगे कि उसमें बंध सम्मिलित है, बंध उसमें निहित। सर ये जो तीसरा पार्ट है फिर इसको मुद्रा हो जाएगा ना, आसन प्राणायाम और थर्ड मुद्रा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वहां अलग अलग नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है, मुद्रा और बंध अलग अलग नहीं देगा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में आएगा तो मुद्रा या बंद करके अलग अलग नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही है, दोनों संगी साथी है, बंद मुद्रा के अंतर्गत ही आता है। तो जब बंद मुद्रा का अगर सिर्फ बंद दे दे तो भी कोई बात नहीं, अगर मुद्रा दे दिया तो भी कोई बात नहीं, या तो दोनों में से एक ही देगा या दोनों एक साथ करके देगा। अब चौथा जो हमारा है वो क्रिया है। क्रिया हम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्रिया मतलब जो शुद्धि की क्रियाएं होती है, शरीर को शुद्ध करने के लिए जो जिन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली उसको हठ योग में षटकर्म कहा गया है। 6 शोधन की क्रियाओं की चर्चा है, और कहीं पर अष्टकर्म भी है क्या, कोई बताएंगे? हठ रत्नावली में है सर। हठ रत्नावली में। बहुत सुंदर। तो बीच में इसलिए पूछ दिया एग्जाम में, योग वशिष्ठ में भी सर है। हाँ, तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन अलग कर दिया था, लेकिन जो प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो व्यवहार में चलता है, वो 6 शोधन क्रियाओं की ही चर्चा चलती है, षटकर्म की ही चर्चा
होती है। और इस पुस्तक में भी शुद्धि क्रिया में षटकर्म को ही माना गया है, 6 शोधन क्रियाओं को षट क्रिया कहा गया है। और उसमें धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति जो आपके मुख्य रूप से हठप्रदीपिका और घिरण संहिता में इसकी चर्चा है, जो 2 मुख्य ग्रंथ हैं अपने। इन 6 क्रियाओं से शरीर की शुद्धि होती है। इसको बाद में फिर हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। 5वां जो पार्ट यानी मेडिटेशन में कहा गया है, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना योग की एक विधा है कि मन की जितनी है उन मन की जो भी वृत्तियां, मन के जो भी व्यापार हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वही ध्यान है। अब ध्यान के भी अनगिनत तरीके बताए गए, घिरण संहिता में अनेक तरीके बताए गए, हठप्रदीपिका में और तरीके बताए गए हैं। तो कहा गया ध्यान बेसिकली लीन होने की एक प्रक्रिया है, यानी कि कोई विषय वस्तु है उस पर मन को लीन कर देना, किसी ध्वनि पर मन को लीन कर देना, किसी विचार में मन को स्थिर या लीन कर देना, यही ध्यान की एक प्रक्रिया है। उसी के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि ध्यान पर हम तभी आएंगे जब हमारा आसन कंट्रोल में हो, हमारा प्राणायाम हमारा कंट्रोल में हो। यानी आसन और प्राणायाम को जब हम अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, साध लेते हैं, उसके बाद ध्यान हमारा अच्छा अभ्यास हो पाता नहीं। इसलिए नहीं हो पाएगा नहीं तो, क्योंकि अगर हम आसन हमारा सदा हुआ नहीं है, हम 5 मिनट बैठते ही हम पाँव चेंज करेंगे, ध्यान हमारा भटकेगा। प्राणायाम हमारा कंट्रोल में नहीं है तो श्वास हमारी उखड़ सकती है या मन हमारा भाग सकता है, क्योंकि प्राणायाम कंट्रोल में होने से मन शांत होता है, मन शांत होने से ध्यान अच्छा लगता है। इसीलिए ध्यान में कहा गया है कि आसन और प्राणायाम को पहले साध लें। और ध्यान में ये भी कहा गया है, इसका आधारभूत सिद्धांत जो है वो आंतरिक आत्मज्ञान है। यानी ध्यान हम किस लिए करते हैं? बेसिकली आत्मदर्शन के लिए करते हैं। हमारे अंदर जो वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, मतलब अंतिम लक्ष्य हमारा वहीं पर आके रुकता है। अब जो छठा और अंतिम पार्ट है हमारे सारे यौगिक अभ्यासों को जो इस पुस्तक में दिया गया है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, यानी कि ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार है। यानी अपने आचरण को ठीक करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं आप, यानी यम नियम का हम पालन करते हैं। यानी कि आप योग क्यों कर रहे हैं? एक दो इसके आपके पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो आपका व्यक्तिगत है कि हम हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम अपने अंदर की आत्मा को देख पाए। और दूसरा है कि चलो योग के द्वारा हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, या तो योग से ही हम व्यवसाय कर रहे हैं, या योग के द्वारा हम हाँ, योग स्क्रीन शो हो रहा है, या योग के द्वारा हम दूसरे व्यवसाय में इसका इस्तेमाल करते हैं, उस व्यवसाय को और अच्छा बनाते हैं। तो हम जब योग का इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में, अपने जीवन में, तब ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि या तो आप खुद योग के द्वारा कुछ कर रहे हैं, या योग को अपने किसी और क्षेत्र में अपने पूरे जीवन में अपना रहे हैं, तब वो अभिवृत्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें यम और नियम पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस पुस्तक के मुताबिक यम को कहा गया सोशल बिहेवियर, नियम आपका सेल्फ डिसिप्लिन, ये 2 चीजें नियंत्रित करता है। तो यम नियम इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। योग शब्द की उस उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सब लोग युज धातु से। सब युज लोग धातु। कीजिए, सब लोग। तुषार जी ने भी बोला है, पंडित जी यूज धातु। सब लोग मैसेज कीजिए, लिखिए। देखिए ये मेन निचोड़ है, इतना पढ़ने के बाद ये निचोड़ यही है, इसी से आना है एग्जाम में सवाल। कितना भी पढ़ लिया अंदर है और निकल नहीं रहा। राधिका जी, रंजना जी भी, सब लोगों का यूज धातु से। संजय खुराना जी यूज। अब है योग अभ्यासों की, ठीक है, वाह ठीक है, सबका सही है। योग की उत्पत्ति यूज धातु, सुब्रा जी, प्रशांत जी, सब लोगों का। दूसरा है योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, ये बताइए। तुषार जी, पंडित जी, रंजना जी, 3, सब लोग 3 कह रहे हैं जी। आनंद जी रेजेंट किया हुआ, बताइए। अंकिता जी, प्रशांत जी, आनंद जी जल्दी बताइए क्या सवाल है आपका। 3 है सर, 3। हाँ, मैसेज में डालिए, मैसेज करते जाइए, ठीक है। सर रिपीट करें कि हम कौन सी है 3 आसनों की जो श्रेणी? 3 आसनों की श्रेणी कौन कौन सी है?
बताएं क्या वापस से दूसरा पूछना? अभी क्वेश्चन आएगा ना। ओके। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस में सब लोग भेज रहे हैं। देखिए, योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन की श्रेणियां हैं। ध्यानात्मक, धारणात्मक, शिथिलात्मक, संवर्धनात्मक। कूट है सिर्फ क, सिर्फ ख, सिर्फ ग, क ख ग तीनों। अब यहाँ पर आया हुआ है, सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए। सब लोगों का आंसर अभी तक ठीक आ रहा है। सुशांत जी, रंजना जी, कुंडीक जी, मीना जी कुछ बताना चाह रही हैं? आनंद श्रीवास्तव जी 4 नंबर, यानी कि आप लोगों के हिसाब से तीनों है। ठीक है। प्राणायाम से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? सब लोग आंसर कीजिए जल्दी से। ये स्वायत्त तंत्रिका, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तुषार, अंकिता जी ए, जानकी जी ए, सब लोगों ने ऑटोनॉमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ANS राधिका जी, बहुत सुंदर। यानी कि सब लोगों ने कहा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लोग भूलेंगे, इस पुस्तक के हिसाब से ये भी ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में कहा गया है प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? कुंडिक जी PRK, तुषार जी ने कहा चौथा पूरक रेचक कुंभक। सुब्रा पटेल जी ए, सुब्रा जी, सुब्रा जी। जी सर, वो गलती से हो गया है। हाँ और नंबर वाला नहीं कर पाई ना, तो इंग्लिश का आ ठीक है, गया। वो तो ठीक है। मुझे लगा कहीं यहाँ पर कुछ गलती हो तो यहीं सुधर जाए तो ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है, अब ये बताइए तारासन को किस श्रेणी में रखेंगे आसन की? अब ऐसे बोलिए मौखिक। संवर्धनात्मक। शरीर संवर्धनात्मक, संवर्धनात्मक। संवर्धनात्मक, ठीक है। और सिद्धासन को किस में रखेंगे? ध्यान धारणात्मक। ध्यानात्मक। ध्यानात्मक। धारणात्मक। और ये बैठ कर किया जाने वाला आसन है। ध्यान धारणा। ध्यानात्मक, तुषार जी बढ़िया। और मकर आसन को किस में रखेंगे? शिथिलीकरण के है। शिथिली शरीर शिथिलात्मक। हाँ, शिथिलात्मक। शिथिलात्मक, शिथिलात्मक आसन। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे शिथिलात्मक को? रिलैक्सेशन वाला। रिलैक्स। हाँ, ठीक है तुषार, बहुत बढ़िया। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल अध्यापन विधियां कितनी हैं? आसन इसी में बताएं, बस कहीं नहीं पढ़े मैंने। क्या राधिका जी? धारणात्मक आसन किसको कहते हैं सर? वही धारणात्मक ध्यानात्मक एक ही है, क्योंकि देखिए ध्यान तो डायरेक्ट नहीं लगता ना, धारणा पहले लगाएंगे तभी तो ध्यान पे जाएंगे, इसीलिए उसमें धारणात्मक शब्द भी जोड़ा गया है। वही है ध्यानात्मक आसन हम लोग करते हैं ना, उसी का। जी जी। कल हम लोग अध्यापन विधि अर्थ कार्यक्षेत्र देखेंगे, कौन कौन सी अध्यापन विधियां हैं, कितने हैं, उसको हमें संख्या भी याद रखनी पड़ेंगी। अध्यापन विधि में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे।